कल दिनांक 16 जनवरी को जिला बीजापुर की थाना पामेड़ उसूर की सरहदी क्षेत्र में नक्सल की उपस्थिति की सूचना पर जो हमारा संयुक्त सुरक्षा बल जो रवाना हुई थे, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा यूनिट्स का और सीआरपीएफ यूनिट्स का बल शामिल रहा। मुठभेड़ के जिस अभियान के दौरान प्रातः 9 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 5 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। प्रथम दृष्टया से ये जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी कंपनी और अन्य पीएलजी फॉर्मेशन का माओवादी कैडर का होने का संभावना है, जिसका भी शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। जैसे ये इलाका पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी का एक मजबूत गढ़ के रूप में लोग जानते हैं इस इलाका को, और इस इलाका में माओवादी द्वारा विगत वर्षों में अपना आधार क्षेत्र बनाकर अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया, विकास कार्य को ना होने दिया और क्षेत्र की जनता को तमाम तरीके से प्रताड़ना किए गए थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन का, भारत सरकार का, छत्तीसगढ़ शासन का और हम सबका मंशा ये थे इस इलाका को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराना है। उस सिलसिला में विगत समय में भी कई अभियान संचालित किए गए थे, लेकिन ये अभियान काफ़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक संयुक्त अभियान थे। इसमें डीआरजी सभी तीनों जिला का, एसटीएफ, कोबरा यूनिट्स का और सीआरपीएफ बल का, सभी फोर्सेस का बेहतरीन तालमेल के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ ये अभियान को एग्जीक्यूट किए गए थे, जिसके परिणाम भी सकारात्मक रहा। मुठभेड़ के दौरान जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 सीआरसी का फॉर्मेशन एवं अन्य जितना भी माओवादी संगठन का जो सदस्य हैं वो जंगल का आड़ लेकर भागने का मजबूर हुआ। आमतौर पर इस क्षेत्र में कभी भी मुठभेड़ होते जो काफ़ी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उनको इरादा रहते, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान वो जंगल का आड़ लेकर चित्र-बितर हुई। इससे प्रतीत हो रहा है उनके आधार क्षेत्र काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ, उनके पीएलजी संगठन का जो ताकत है काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ और क्षेत्र में जनता के किसी प्रकार का सहयोग उनके प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है, बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना है, उसी दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विगत दिनों में माओवादी द्वारा एक साजिश के तहत हमारा सुरक्षा बल की सदस्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी ब्लास्ट की घटना का अंजाम दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारा बल सदस्य के काफ़ी मजबूत मनोबल थे और स्पष्ट इरादा थे। उसी का क्षेत्र की जनता की इच्छा भी थे। उसी अनुसार इलाका में एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक अभियान संचालित किए गए थे, जिसमें भी शरारती की कार्रवाई जारी है। लेकिन प्रथम दृष्टया से प्राथमिक जितना भी हमारे पास जानकारी आ रहा है, ये पीएलजी बटालियन नंबर 1 और सीआरसी जो कंपनी का अधिकतम सदस्य होने का चांस है। और वेपन के हिसाब से इस क्षेत्र में जो पीजीएल का माओवादी द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उसको सुरक्षा बल के खिलाफ उपयोग भी करते हैं। उसके पीएलजी लॉन्चर्स काफ़ी बड़ी संख्या में और अन्य जो वेपन्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवर की गई। तो माओवादियों का जो हथियार बनाने का जो लेथ मशीन से लेकर अन्य उनका जितना भी जो साधन संसाधन उसको भी सुरक्षा बल द्वारा नष्ट किए गए थे। जैसा आगे और डिटेल्स के पहले मैं आईजी सीआरपीएफ श्री राकेश सर मेरे साथ उपस्थित है, मैं सर से भी अनुरोध करूंगा इस अभियान के संदर्भ में आप सबको अवगत कराने के लिए। ये जो अभियान है ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट इनका एक संयुक्त अभियान था, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा सभी टीमें शामिल थी और एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके जो लीडर्स थे जो अपने आप को कहते थे कि हम कभी अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा। उनके बाकी बलों का काफ़ी, उनके जो बाकी कैडर्स थे उनका नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है,
उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। तो इससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। और पिछले दिन जो 8 DRG के जवान माओवादियों ने जो मारे थे और एक सिविलियन ड्राइवर जिसको मारा था ब्लास्ट में, उसका एक तरीके से सुरक्षा बलों ने इसको अभियान जारी रखकर ये संदेश दिया है कि अभियान किसी भी तरीके से किसी भी हालत में रुकेगा नहीं और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से माओवादियों के चुंगल से हम लोग मुक्त करवाएंगे। थैंक यू। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा, जैसा वर्ष 2024 में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत संयुक्त अभियान के कारण से हमको काफ़ी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इसमें सभी स्थानीय पुलिस बल, DRG, STF, बस्तर फाइटर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा दक्षिण बस्तर में CRPF है, जो अन्य क्षेत्र में BSF, ITBP भी हमारा साथ अभियान में हमेशा आगे रहते हैं। इन सब संयुक्त अभियान के कारण से हमें काफ़ी एक सकारात्मक और निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 में कुल 217 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें खासतौर पर जो 6 माओवादी का टॉप लेवल का जो स्टेट कमेटी लेवल का कैडर्स थे और जो 16 डिविजनल कमेटी का, 32 एरिया कमेटी लेवल का और काफ़ी बड़ी संख्या में जो PLGA फॉर्मेशन का, PLGA प्लेटून से लेकर कंपनी लेवल का काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, AK-47, SLR इंसास, इस प्रकार का 286 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा अभियान के पश्चात रिकवर किए गए थे। वो जो बढ़त हमको 2024 में प्राप्त हुई उसको बरकरार कर रखते हुए वर्ष 2025 में भी हमने जनवरी से अभियान और अग्रेसिव तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत की गई थी, जिसके परिणाम विगत 16 दिन में 25 माओवादियों का डेड बॉडी, जैसा कल बीजापुर जिला का जो मुठभेड़ के पश्चात 12 बरामद हुई, उसके पूर्व में नेशनल पार्क इलाका बंदेपारा में और सुकमा के गुंजेप्रति पालीगुड़ा इलाका में, इस प्रकार जो माओवादियों का गढ़ क्षेत्र में विगत 16 दिन में 25 माओवादियों का, खासतौर पर सब PLGA फॉर्मेशंस का और अन्य जो संगठन के जो सीनियर लेवल और मिडिल लेवल की कैडर्स, उनके डेड बॉडी बरामद की गए थे। माओवादियों के पास अभी कोई और विकल्प नहीं बचा है। हिंसा छोड़कर, हथियार त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी का स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र की शांति, विकास एवं सुरक्षा का जो अभी शासन द्वारा लगातार कार्य योजना के तहत काम कर रहे थे उसमें भी उनका योगदान रहे, वरना काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको सामने करना पड़ रहा है। तमाम साजिश के तहत वो जो भी प्रयास करेगा, जो निर्दोष ग्रामीण को प्रताड़ित करेगा, उन्हें तंग करे, उन्हें हत्या करे या ID के माध्यम से जिस तरीके से सुरक्षा बल को तो पहले से वो लोग क्षति पहुँचाते, लेकिन कई निर्दोष ग्रामीण बच्चे सबको वो लोग प्रताड़ित की जा रही है। वो दिशाहीन और नेतृत्वहीन होगी माओवादी संगठन। अभी उनको समझ में नहीं आता क्या करना, कैसा करना, इसलिए कोई भी उनका जो टारगेट सामने आ रहा है, जो मवेशी से लेकर जो बेजुबान जानवर तक वो लोग बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन ये उनकी खात्मा के लिए सबसे बड़ी कारण भी बनेगा, जिस तरीके से ग्रामीण को ये प्रताड़ित की जा रही थी, क्योंकि आमने सामने लड़ाई में वो ताकतहीन हो गए थे, वो सुरक्षा बल को सामने कर नहीं पा रहे थे। इसलिए जो कहराना हरकत के माध्यम से, ID के माध्यम से सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए तो उनका प्रयास रहता है, लेकिन साथ साथ निर्दोष सिविलियंस का भी कई लोग का मतलब जान चले जा रहा है, पैर उड़ जा रहा है। ये सब उनकी कमजोरी के निशान है, उनके ताकत के निशान नहीं है। तब कमज़ोर रहते, उनके नेतृत्व भाग जाते, उनके नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं दे पा रहा है। उसी परिस्थिति में माओवादी द्वारा इस प्रकार का हरकत करते, लेकिन ये सब कारण से उनका खात्मा जितना जल्दी होना चाहिए उससे पहले ही हो जाएगा। ये क्षेत्र की जनता भी जो मन बन गई और हमारा भी स्पष्ट इसमें लक्ष्य है और उसी हिसाब से हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। और आने वाले समय में भी हमारा जो प्रयास रहेगा, जो हम माओवादियों की ताकत को कम आंकलन नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से हमको योजनाबद्ध तरीके से हमको आगे कार्रवाई करना है, निश्चित रूप से हम सभी सावधानी को बरतते हुए आगे कार्रवाई करेगा। उसमें माओवादी का जो भी साजिश है उससे हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, बल सदस्यों का मनोबल कम नहीं होगा और मजबूत मनोबल और इरादा के साथ हम आने वाले समय समर्पित होकर कार्य करेगा। और किसी को कुछ और पूछना होगा मेरे साथ। सर, पूरे जवान वापस सुरक्षित लौट गए हैं ऑपरेशन से? अभी कार्रवाई जारी है और क्योंकि सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन अभियान अभी फिलहाल जो जिस क्षेत्र में अभियान थे
वो फर्स्ट फेज उसके कंप्लीट हो गए थे और आवश्यकता अनुसार आगे जो और भी सर्च और अन्य कार्रवाई जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल उस क्षेत्र का जो अभियान अभी विराम दी गई थे और आवश्यकता अनुसार आगे कार्रवाई जारी रहेगा। सर ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, बता रहे हैं, तो इनकी मौजूदगी की सूचना थी वहाँ पर? आमतौर उनका जो क्षेत्र है, मतलब जो इस इलाके में जो बारसा देवा और जो PLG बटालियन नंबर से संबंधित जो सीनियर कैडर हिडमा से लेकर कई सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKZC कैडर्स का उपस्थिति इस क्षेत्र में आमतौर पर सुरक्षा बल को मिलते हैं। उसी आसूचना के आधार पर जो बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी जैसा मैं पूर्व में भी जिक्र किया थे, कई उनकी जो लीडर्स हैं जो मुठभेड़ के दौरान बाकी कैडर्स को छोड़कर जो जंगल काट लेकर जंगल पहाड़ी में भाग गए थे। ये जो वर्ष 2024 में भी हमको अधिकतम ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि जो उनके प्रोटेक्शन टीम सीनियर कैडर को छोड़कर यदि भाग जा रहा है, नहीं तो सीनियर लीडर अपना जूनियर को छोड़कर भाग जा रहा है, इससे माओवादियों के जो उनके कैम्प में काफ़ी एक इस टाइप की स्थिति हमको देखने मिल रहा है। उनकी मनोबल भी काफ़ी गिरा हुआ, वो समझ में नहीं आ रहा तो कैसा लड़ना क्या लड़ना, इसलिए ये टाइप का परिस्थिति हमको देखने को मिल रहा है। और जैसा शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही, जो 12 डेड बॉडी मिला है, उसके बाद और हमको स्पष्ट डिटेल्स मिल जाएगा। सर ये जो घायल है, एक STF और बाकी 2 CRPF, ये कहाँ हैं और इनकी स्थिति कैसी है? जैसा कोबरा का हमारा 2 साथी लोग इस अभियान से एक दूसरा जो एक पार्ट थे, जैसा उसमें कल 2 हमारा कोबरा साथी लोग का ID ब्लास्ट के कारण से उनका चोट पहुंचा था। उनका दोनों का इलाज अभी जारी है। उनका दोनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर है और किसी प्रकार का कोई चिंता का विषय नहीं था। और हमारे एक STF जवान का भी एक मामूली चोट आए थे, उनका भी स्थिति अभी एकदम सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका बेहतर इलाज जो हायर सेंटर में की जा रही है। सर बगलाट में नक्सली ग्रामीणों की अपहरण कर रहे हैं सर। जैसे पूर्व में भी जैसा मैंने जिक्र किया थे, वो पूरा संगठन अभी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गई है। उनका समझ में नहीं आ रहा, मतलब जिस स्थिति को कैसे हैंडल करे करके, इसलिए वो सीनियर टॉप लीडर्स उनका अधीनस्थ संगठन को किसी प्रकार का कोई दिशा नहीं दे पा रहा है और नीचे वाला ऊपर वाला को सुन नहीं रहा है। इस प्रकार कलबली बचा हुआ उनके संगठन में। इसलिए सिर्फ एक क्षेत्र में आतंकी वातावरण निर्मित करके रखने के लिए किसी को भी टारगेट बनाकर निर्दोष ग्रामीण को, जैसा मवेशी तक भी नहीं छोड़ रहा है। कई मवेशी ID ब्लास्ट में उनका नुकसान हो रहा था, बेजुबान जानवर का क्षति हो रहा है। और जो ग्रामीण जो बच्चियाँ, जो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ हैं, महिला बुजुर्ग, सबका ID के चपेट में नुकसान हो रहा था। ये समाज ये सब चीज़ को देख रहा है और माओवादी के खिलाफ मन बना लिया है। और ये जैसा पूर्व में भी मैं बताया था और दोबारा मैं इसको जिक्र करना चाहूँगा, उनकी कात्मा के लिए सबसे बड़ी कारण सुरक्षा बल जो अभियान तो जारी रहेगा, वो ये कारण रहेगा। लेकिन साथ साथ जो ग्रामीण को जिस तरीके से वो लोग तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो भी उनके कात्मा के लिए काफ़ी एक बड़ी कारण बनेगा। सर बीजापुर में अभी 34 लोग ID से घायल हुए इस जनवरी महीने में ही, तो ये क्या ID का प्रयोग पिछले कुछ समय से ज़्यादा बढ़ा दिया है इन लोगों ने, और क्या सप्लाई वगैरह के बारे में भी पुलिस को कुछ इनपुट्स मिलता है? जैसा ID के जो सप्लाई चेन के खिलाफ हमने पूर्व में भी काफ़ी कार्रवाई किया था, उसका कई मॉड्यूल को हमने ध्वस्त किए गए थे। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए काफ़ी काम किया और अभी भी कार्रवाई जारी थे। लेकिन जैसा पूर्व में उनका कोई पुराना डम का हो सकता थे, जिसकी उपयोग करते हुए अभी ID का लगातार सुरक्षा बल को यानी ग्रामीण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उपयोग की जा रही थी। लेकिन इसके संबंध में हम और विशेष एक अभियान संचालित करके माओवादी का जो ID सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ जो ID को लगाने वाला व्यक्ति और उनके जो भी इकोसिस्टम से शामिल हर एक कैडर को, हर एक व्यक्ति को हम पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा ताकि ID से होने वाला जो जनहानि और मालहानि उसका रोकने के लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा। इससे सर आप बचाव के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? उसके लिए जितना भी जो साधन संसाधन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको उपयोग की जा रही है। लेकिन जैसा ID हमारे लिए पहले भी काफ़ी बड़ी चुनौती रहा और आना मतलब वर्तमान में भी चुनौती है, उसको मिटाने के लिए मतलब और कुछ रिसर्च का और कुछ टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन का जैसा आवश्यक होगा, भारत सरकार से भी हमको आवश्यक सहायता मिल रहा है और छत्तीसगढ़ शासन से भी इस संबंध में सहायता मिल रहा है। निश्चित रूप से ID से होने वाला जो नुकसान को कम करने के लिए हमारा प्राथमिकता रहेगा, उसी दिशा में और आगे कार्रवाई करेगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मोबाइल बीजापुर में ज्यादा ग्रामीणों को टारगेट कर रही है, कोइंसिडेंस है या फिर स्पेसिफिक तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है? ये बीजापुर
माओवादी के लिए शुरू से एक आदर्श क्षेत्र के रूप में वो लोग मानते थे, तब उनके आदर्श क्षेत्र कमज़ोर होते जा रहा है, उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है। इन सब बौखलाहट में आकर जो माओवादी द्वारा इस प्रकार का हरकत की जा रही थी, ये सिर्फ एक आतंकी वातावरण निर्मित करने के उनके एक असफल प्रयास है। इससे क्षेत्र की जनता भी नहीं डरेगा, सुरक्षा बलों का मनोबल भी कम नहीं होगा, और मजबूत होगा हमारा मनोबल और हमारा संकल्प और मजबूत होगा। जो क्षेत्र की जनता का सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और हमारा दायित्व भी है, उसी को हम बिल्कुल मजबूती से निभाएगा। और माओवादी के इस प्रकार का जो हरकतों का मुँह तोड़ जवाब 2024 में भी दिया और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से हम करेगा। सर, क्या नक्सलियों को ऐसा लग रहा है कि बीजापुर की जो कॉमन पब्लिक है वो फोर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, या इंटेल जो आ रहा है वो उनकी वजह से आ रहा है? ये बीजापुर की, सिर्फ बीजापुर की जनता माओवादी को सहयोग करना बंद नहीं किया, पूरा बस्तर क्षेत्र की और जितना भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र की जनता माओवादी के जो विचारधारा से मोह भंग होगी और उनकी जन विरोधी, विकास विरोधी, खासतौर पर आदिवासी विरोधी हरकत से और गैरमानी हरकतों से वो काफ़ी तंग आ चुकी है। इसलिए नक्सल संगठन का पहले भी बहुत ज़्यादा कोई साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी पूरा मन बना लिया किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। ये लड़ाई का अंतिम निर्णायक स्टेज है। इसी कारण से आने वाले समय में हमको और सतर्क होकर और सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसका हम लोग अच्छी तरीके से करेगा। इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि आप लोग जब ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूरे गांव के मोबाइल नक्सली जब्त कर रहे हैं और मुखबिर हत्या भी कर रहे हैं, क्या ऐसी जानकारी आप लोग के पास है कि हम कई जगह जैसे सुकमा क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में मालूम चल रहा है कि पूरे गाँव के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए? सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा डिटेल अभी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन बार बार मैं अपना इरादा को स्पष्ट करना चाहूँगा। माओवादी जितना भी तरीके से हथकंडे का अपनाएगा उसका कोई उनका फ़ायदा नहीं होगा। वो सब उनके लिए खात्मा के लिए कारण के रूप में ही बनते जाएगा। इसलिए ये बहुत जल्द लंबा समय तक उनकी इस प्रकार का कैराना हरकतें, ये जो एक पागलपन है वो नहीं चलेगा। क्षेत्र की जनता भी उनसे तंग आ चुकी है और हमारा अभी पूरा एक स्पष्ट एजेंडा है। इनके खिलाफ जो लड़ाई है उसको बहुत जल्दी एक निर्णायक स्टेज में ऑलरेडी आ चुकी है, उसको और बेहतर तरीके से करके ये सब उनकी गतिविधि को समाप्त करने का हमारा लक्ष्य है। सर, कोई मोस्ट वांटेड लिस्ट भी है इस साउथ बस्तर? वो तो माओवादी को जितना भी जो सेंट्रल कमेटी से लेकर टॉप लीडर से लेकर जो आखिरी उनके जो मिलिशिया कैडर तक सब मोस्ट वांटेड ही है, क्योंकि हम कोई भी कैडर को कम आंकलन नहीं कर सकते। जो आईडी ब्लास्ट के जो अंजाम देने वाला वो तो एक नॉर्मल मिलिशिया कैडर भी हो सकता है, उसके कारण से मतलब कई लोग का जान माल का नुकसान हो रहा है। इसलिए लेकिन फिर भी एक माओइस्ट का हायरार्की के हिसाब से जो सेंट्रल कमेटी बना हुआ, पोलिट ब्यूरो बना हुआ, उस हिसाब से एक पिरामिड बना हुआ, सभी के सभी हमारे लिए काफ़ी एक इस कड़ी में मतलब महत्वपूर्ण है। उसके खिलाफ हमारा अभी भी अपील है, यदि कोई विकल्प नहीं बचा उनके पास, एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर शासन समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। उनके पास और कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। सर, ये तो मुठभेड़ है सर, ये कितने घंटे तक चली है सर, मतलब नक्सलियों और जवानों के बीच में सर कोई टाइमलाइन भी दे सके इसका? जैसा भी पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, सुरक्षात्मक कारण से हम ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिटेल्स को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये मुठभेड़ मतलब कल सुबह लगभग 8-9 बजे से प्रारंभ होकर रात को 7-8 बजे तक लगातार जारी रहेगा। अलग अलग टीम के साथ, जैसा DRG टीम, STF टीम, कोबरा टीम और CRPF सभी बल के साथ कहीं ना कहीं कोई एक्शन हुआ है। उसका जैसा टैक्टिकल रीज़न है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन जैसा आपके माध्यम से जितना जानकारी क्षेत्र की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं उसका मैंने डिटेल बता दिया, और उसका प्रेस नोट भी थोड़ी देर में, और जो माओवादी का जो फोटोग्राफ और अन्य जो बरामद किए गए थे हथियार और सामग्री का और फोटो वीडियो भी थोड़ी देर में ग्रुप में जारी की जाएगी। आपको सबको बहुत बहुत सर 2026 तक के नस्लों को उन्मूलन हो जाएगा। जैसा भारत सरकार का छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट इसमें एजेंडा है और क्षेत्र की जनता की भी मंशा है, उसी को क्रियान्वयन करना हमारा दायित्व है। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी 2024 में भी हमको सकारात्मक देखने के लिए मिला, और ये आने वाले समय में भी उसका सकारात्मक परिणाम देखने के लिए आगे, ताकि हम लक्ष्य जो है उसका पूरा करने की स्थिति में है और उसी दिशा में मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मेरे ओर से IG CRPF श्री राकेश अग्रवाल साहब की ओर से और मेरा साथी सभी अधिकारीगण, CRPF कोबरा के अधिकारीगण, सबकी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप सबका सकारात्मक सहयोग रहा है। आने वाले समय में इस अभियान में, इस एजेंडा में आप सबों के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे।